दर्शकों रुकिए, आज दो ऐसी खबरें हैं जो अलग अलग लगती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखते हैं तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो आपकी रूह कपा देगी। पहली खबर, अमेरिका के सबसे ताकतवर सीनेटरों में से एक लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में अचानक मर गए। एक दिन यूक्रेन में थे, अगले दिन वाशिंगटन में और उसके बाद मौत। दिल की मुख्य धमनी एओर्टा का फटना। लेकिन दर्शकों, सोशल मीडिया पर एक सवाल उठ रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह स्वाभाविक मौत थी या लिंडसे ग्राहम को जहर दिया गया? ईरान के आईआरजीसी ने उन्हें पहले धमकियां दी थी। वो यूक्रेन के पक्के समर्थक थे और वो ईरान को अलग थलग करने की नीति के सबसे बड़े हामी थे। और दूसरी खबर जापान से। जापान अमेरिका का सबसे पुराना एशियाई सहयोगी। वहां रूस की खुफिया एजेंसी GRU की एक गुप्त इकाई यानी 20th डायरेक्टोरेट काम कर रही है और रूस की 90% मिसाइलों और ड्रोन में जापानी पुर्जे हैं। दर्शकों, यह दो खबरें नहीं हैं, यह एक ऐसे खेल की दो चालें हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को, अमेरिका को अंदर से खोखला कर रही है। दर्शकों, जरा सोचिए, ईरान ने कतर, बहरीन, UAE और जॉर्डन पर मिसाइलें दागी। अभी कुछ घंटे पहले हॉर्मुज बंद किया और उसी रात अमेरिका के उस सीनेटर की मौत जो ईरान के खिलाफ सबसे आक्रामक था। यह संयोग है या वो संदेश है जो ईरान ने खून का बदला लेते हुए वाशिंगटन को भेजा? और रूस जापान में बैठकर एरोफ्लोट के ऑफिस की आड़ में अमेरिकी प्रतिबंधों को धता बताते हुए यूक्रेन पर वो मिसाइलें दाग रहा है जिसमें जापानी पुर्जे हैं। वो मिसाइलें जिनमें क्यूब में इमारतें गिरती हैं, लोग मरते हैं और जापान जिसकी खुफिया सेवाएं इतनी कमज़ोर हैं कि रूसी जासूस वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, वो भी अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा करता है। दर्शकों, आज की रात हम आपको वो पूरी तस्वीर दिखाएंगे जो बताती है दुनिया में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसमें अमेरिका चारों तरफ से घिर रहा है और यह खेल जीत रहे हैं ईरान का और रूस का। दर्शकों, पहले लिंडसे ग्राहम की मौत की पूरी कहानी समझते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का 71 साल की उम्र में निधन हुआ। ऑफिस का बयान है, शनिवार को छोटी और अचानक हुई बीमारी के बाद निधन। मेडिकल एग्जामिनर की शुरुआती जांच में कारण बताया गया कि दिल की मुख्य धमनी एओर्टा का फटना। दर्शकों, एओर्टा का फटना यह अचानक आता है, यह बिना किसी चेतावनी के आता है और यह तुरंत मौत का कारण बन सकता है। लेकिन लेकिन बहुत बड़ा है। यह जहर देने का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जिसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। रूस जिसकी खुफिया एजेंसी SVR और GRU के पास दशकों का अनुभव है, उनके पास ऐसे एजेंट हैं जो अंडर डिटेक्टेबल पॉइजन इस्तेमाल करते हैं। नोविचोक याद है, सरगोई स्क्रिपाल को जहर दिया गया था और वो एओर्टा फटने की तरह नहीं, न्यूरोलॉजिकल अटैक की तरह था। लेकिन दूसरे एजेंट वो कार्डियक अरेस्ट और एओर्टा फेलियर जैसे नतीजे दे सकते हैं। दर्शकों, कट्टर दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर लॉरा लूमन ने तुरंत टॉक्सिकोलॉजी जांच की मांग की। उन्होंने कहा, हो सकता है कि रूस ने सीनेटर को जहर दिया हो। उनका सबूत, एक दिन ग्राहम यूक्रेन में थे, अगले दिन मौत, और उन्होंने ईरान का नाम भी जोड़ा। ग्राहम को आईआरजीसी ने पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। ट्रंप के मागा पॉडकास्ट क्लिंट रसेल ने कहा, ग्राहम ने यूक्रेन में एक ड्रोन फैसिलिटी का दौरा किया था, बाद में रूस ने वहां बमबारी की। हालांकि दर्शकों, सच्चाई यह है कि ग्राहम यूक्रेन में बमबारी के वक्त नहीं थे, वो वाशिंगटन लौट चुके थे। लेकिन जरूरी है, यह भी सच है कि ग्राहम ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। आईआरजीसी ने उन्हें धमकियां दी थी और उनकी मौत उसी वक्त हुई जब ईरान ने खून का बदला लेने का
ऐलान किया था। दर्शकों, अब रूसी पक्ष की थ्योरी सुनिए और यह और भी चौंकाने वाली है। पुतिन के एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी और मकसद ट्रंप को ईरान के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू करने के लिए उकसाना। दर्शकों, यह थ्योरी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें एक तर्क है। ग्राहम ट्रंप के करीबी थे। ग्राहम की मौत से ट्रंप भावनात्मक रूप से प्रभावित होंगे और अगर ट्रंप को यह लगे कि ग्राहम को मारा गया तो वो ईरान पर और आक्रामक हो सकते हैं। इजराइल को ईरान अमेरिका युद्ध जारी रखने में रुचि है और मोसाद, जो दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है, उसके लिए यह असंभव नहीं है। दर्शकों, यह सब सिद्ध नहीं है, लेकिन यह सब संभव है। दर्शकों, लिंडसे ग्राहम कौन थे, यह समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी मौत का महत्व तभी समझा जाएगा। वो अमेरिका के विदेश नीति के सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक थे। वो मानते थे कि अमेरिका को दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सैन्य ताकत इस्तेमाल करने से हिचकना नहीं चाहिए। वो यूक्रेन के आखिर तक पक्के समर्थक थे, जबकि ट्रंप का समर्थन कमजोर पड़ रहा था। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का स्वागत किया था। उन्होंने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए जमीनी सेना भेजने की भी वकालत की थी और उन्हें आईआरजीसी से पहले धमकियां मिल चुकी थी। दर्शकों, यह वो इंसान था जिसे ईरान सबसे ज़्यादा नापसंद करता था और उनकी मौत उसी वक्त हुई जब ईरान ने 4 देशों पर मिसाइलें दागी और खून का बदला लेने का ऐलान किया था। यह संयोग है या कुछ और? दर्शकों, अब दूसरी खबर पर आते हैं, जो शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी है। जापान अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे करीबी एशियाई सहयोगी, वो जापान जिसने यूक्रेन के लिए प्रतिबंधों का समर्थन किया, वो जापान जो G7 में अमेरिका के साथ खड़ा है। लेकिन दर्शकों, उसी जापान में रूस की सबसे खतरनाक खुफिया इकाई काम कर रही है। GRU की 20th डायरेक्टोरेट 5 पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने यह खुलासा किया। यह इकाई एरोफ्लोट के टोक्यो ऑफिस में एक 22वीं मंजिल के कमरे में अपना काम चला रही हैं। और काम क्या है? अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करना, जापानी तकनीक, माइक्रोचिप, ट्रांसमीटर और हथियार बनाने की मशीनरी रूस तक पहुंचाना। और यह तकनीक रूस की उन मिसाइलों में लगती है जो क्यू पर गिरती है। दर्शकों, इस ऑपरेशन का मुखिया है मक्सिस, 49 साल, GRU का वेटरन अधिकारी। टोक्यो में उसका कवर है। एरोफ्लोट का कर्मचारी फरवरी 2024 में टोक्यो में आया और उसने तुरंत काम शुरू किया। जापानी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ रिश्ते बनाए जो रूस को सामान भेजती हैं। इन रिश्तों के जरिए प्रतिबंधित तकनीक जापान से श्रीलंका या उज्बेकिस्तान और फिर एरोफ्लोट के जरिए रूस। दर्शकों, यह वो रास्ता है जिसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। सीधे जापान से रूस नहीं, बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए। और जापान के कमजोर जासूसी कानूनों की वजह से यह ऑपरेशन बेरोकटोक चल रही है। एरोफ्लोट का ऑफिस जापान की नेशनल पुलिस एजेंसियों के मुख्यालय से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और फिर भी रूसी जासूस वहां काम कर रहे हैं। दर्शकों, और यह सिर्फ फिलचेंको की बात नहीं है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पश्चिमी देशों ने सैकड़ों रूसी जासूसों को अपनी राजधानियों से निकाल दिया। और वो जासूस कहाँ गए? जापान। हाँ दर्शकों, जापान, क्योंकि जापान के जासूसी कानून इतने कमजोर है कि वहाँ रूसी जासूस बेखौफ काम कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विजेताओं ने जापान की खुफिया सेवाओं को जानबूझकर कमजोर किया। जापान के पास कोई विदेशी खुफिया एजेंसी ही नहीं है और यही कमजोरी रूस के लिए सबसे बड़ा अवसर बन गई है। यूक्रेनी सरकार के अनुमान के अनुसार रूस की 90% मिसाइलों और ड्रोनों में जापानी पुर्जे हैं। 90% दर्शकों, जो देश अमेरिका का सहयोगी हो
उसी की तकनीक से यूक्रेन पर हमला हो रहा है। दर्शकों, मई में कीव में एक रिहायशी इमारत पर रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल गिरी, 24 लोग मरे और जांचकर्ताओं ने मलबे में जो पाया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस मिसाइल में जापानी पुर्जे थे जिनका रूस को निर्यात पहले से प्रतिबंधित था। दर्शकों, एक ऐसी मिसाइल जो एक आवासीय इमारत को तबाह कर सकती है और 24 निर्दोष लोगों की जान लेती है, उसमें जापानी तकनीक है जो जापान G7 में अमेरिका के साथ खड़ा होकर कहता है हम यूक्रेन के साथ हैं। यह वो विडंबना है जो इस पूरे पश्चिमी एकता के नैरेटिव को खोखला करता है और पुतिन इस खोखलेपन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। दर्शकों, जापान की सरकार ने क्या किया जब यूक्रेन ने उन्हें सबूत दिए। यूक्रेनी अधिकारियों ने जापान को दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए कि उनकी तकनीक रूसी हमलों में इस्तेमाल हो रही है और जापान की प्रतिक्रिया, हम काम कर रहे हैं, हम प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, रूसी जासूस अभी भी टोक्यो में है। एरोफ्लोट का ऑफिस अभी भी खुला है। फिल चेनकोव अभी भी वहां काम कर रहे हैं और रूस को जापानी तकनीक मिलती रही है और मिल रही है। जापान के एक सांसद अकीहिसा ने खुद माना हमें इस स्थिति के बारे में गंभीर चिंता है, लेकिन गंभीर चिंता से बमबारी नहीं रुकती, कार्रवाइयों से रुकती है। दर्शकों, अब इन दोनों खबरों को एक साथ देखिए और एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी। ईरान ने 4 देशों पर मिसाइलें दागी, हॉर्मुज बंद किया और उसी दिन अमेरिका का सबसे बड़ा ईरान विरोधी नेता मर गया। रूस जापान से तकनीक चुरा रहा है और वो तकनीक यूक्रेन पर मिसाइलों में इस्तेमाल हो रही है। चीन रूस को 90 प्रतिबंधित तकनीक दे रहा है और जापान अमेरिका का सहयोगी बेबस खड़ा है क्योंकि उसके जासूसी कानून इतने कमजोर हैं कि रूसी जासूस वहां खुलेआम काम कर रहे हैं। दर्शकों, यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, यह एक ऐसी बड़ी रणनीति के हिस्से हैं जिससे में ईरान, रूस और चीन मिलकर अमेरिका को, उसकी ताकत को, उसके सहयोगियों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद अब एक और सवाल उठ रहा है जो सबसे डरावना है। अगर यह सच में हत्या थी, चाहे किसी ने भी की हो, तो क्या यह सिर्फ ग्राहम तक सीमित रहेगी? लॉरा लूमन ने सीधा कहा, क्या ट्रंप की बारी है? दर्शकों, यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन याद कीजिए, ट्रंप ने खुद कहा था कि ईरान ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने ट्रंप के खिलाफ खुलेआम बदले की बात कही थी और अब जब ईरान का नया सुप्रीम लीडर खून का बदला लेने का ऐलान कर रहा है तो उसी वक्त ट्रंप का एक करीबी सहयोगी मर जाता है। तो यह सवाल पूछना क्या गलत है कि अगला निशाना कौन है? ग्राहम की मौत के राजनीतिक नतीजे भी समझिए। वो यूक्रेन के सबसे पक्के समर्थकों में थे। यूक्रेन जाने से सीनेट में यूक्रेन समर्थक एक बड़ी आवाज़ खो गई है। ट्रंप पहले से यूक्रेन के बारे में डील की बात कर रहे हैं और अब ग्राहम नहीं है जो ट्रंप को रोके, जो यूक्रेन के लिए लड़ें, जो ईरान के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दर्शकों, यह सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, यह एक राजनीतिक ताकत का खात्मा है और इस खात्मे से सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? उन्हें जो ग्राहम को सबसे ज़्यादा नापसंद करते थे, ईरान को, रूस को और वो देश जो अमेरिका की कमजोरी से ताकत पाते हैं। दर्शकों, जापान वाली खबर में एक और पहलू है जो इसे और भी खौफनाक बनाता है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है उस सेंसिटिव डुअल यूज तकनीक का जिसे रूस सबसे ज़्यादा चाहता है और जापान से इस तकनीक का सबसे बड़ा आयातक है वियतनाम और वियतनाम से सबसे बड़ा निर्यातक रूस को है। वियतनाम यानी रास्ता है, जापान, वियतनाम, रूस, और यह रास्ता बंद नहीं है क्योंकि जापान के कानून इसे रोकने में असमर्थ हैं और वियतनाम जो न नाटो का सदस्य है न G7 का, उसे कोई रोक नहीं सकता। दर्शकों, यह वो लूप होल है जिसे रूस बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है और
पश्चिम जो प्रतिबंधों पर इतना गर्व करता है वो इस लूप होल को बंद नहीं कर पाया। दर्शकों, प्रोको एयर की कहानी और भी दिलचस्प है। यह एक जापानी कार्गो कंपनी है टोक्यो के औद्योगिक बंदरगाह इलाके में। इसका मालिक है तकेहिको मिकी, एक जापानी नागरिक, और उसका रूसी बिजनेस पार्टनर फिल चेनको जीआरयू का जासूस। मिकी ने खुद माना कि उसने 2024 में फिल चेनको के साथ काम शुरू किया, और एक गवाह के अनुसार मिकी ने उस रूसी बिजनेस पार्टनर से मदद मांगी ऐसी चीज़ें भेजने के लिए जो रूस भेजना प्रतिबंधित थी। मिकी ने यह आरोप नकारा और कहा कि वो सिर्फ मेडिकल उपकरण और कुछ कॉस्मेटिक्स भेजते हैं, लेकिन जो कागज़ सामने आया उसमें वो कंपनी थी जिसका रूस के क्रेमलिन से सीधा संबंध है। दर्शकों, यह वो बिजनेस है जो यूक्रेन में मिसाइलें बनाने में मदद कर रहा है, और यह बिजनेस जापान में अमेरिका की नाक के नीचे चल रहा है। दर्शकों, इस पूरी कहानी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है रूस की 20वीं डायरेक्टोरेट की कुशलता। यह इकाई बहुत चुपचाप काम करती है, कभी खबरों में नहीं आती। 5 पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसके बारे में बताया, लेकिन इसकी भूमिका कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं की गई। यह इकाई रूस के उस तकनीकी ज़रूरत को पूरा करती है जो युद्ध में सबसे ज़रूरी है, माइक्रोचिप, ट्रांसमीटर और हथियार बनाने की मशीनरी, और यह सब प्रतिबंधों के बावजूद। यही वो कारण है दर्शकों कि 4 साल से लड़ाई के बाद भी रूस रुका नहीं, क्योंकि पश्चिम के प्रतिबंध उसे तकनीक से नहीं रोक पाए, और 20वीं डायरेक्टोरेट ने यह सुनिश्चित किया। दर्शकों, इन दोनों खबरों को एक साथ रखिए और सोचिए दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान ने 4 देशों पर मिसाइलें दागी, अमेरिका का सबसे बड़ा ईरान विरोधी सीनेटर मर गया। रूस जापान से अमेरिका के सहयोगियों से तकनीक चुरा रहा है, वो तकनीक यूक्रेन पर गिरती मिसाइलों में है। चीन रूस का हर ज़रूरी सहयोग दे रहा है। नाटो का भंडार खाली है। ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं और हॉर्मुज़ बंद है। दर्शकों, यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। यह एक ऐसी बड़ी और सुनियोजित रणनीति है जिसमें ईरान, रूस और चीन 3 अलग मोर्चों पर एक साथ अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। और अमेरिका के पास न मिसाइलें हैं, न एकजुट नेतृत्व है, न स्पष्ट रणनीति है। दर्शकों, लिंडसे ग्राहम चले गए। उनकी मौत का रहस्य चाहे वो स्वाभाविक हो या न हो, वाशिंगटन में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ईरान ने खून का बदला लिया, चाहे इसका कोई सीधा संबंध हो या ना हो। जापान में रूसी जासूस काम कर रहे हैं और हर रात क्यूब में, खार्किव में, जापोरोजिया में वो मिसाइलें गिरती हैं जिसमें जापानी पुर्जे हैं। दर्शकों, यह दुनिया बदल रही है, और यह बदलाव, यह नई व्यवस्था धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आकार ले रही है। आज की रात सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि ईरान और रूस एक नई दुनिया बना रहे हैं, जहां अमेरिका सांसद रहस्यमय तरीके से मरते हैं, जहां रूसी जासूस अमेरिका के सहयोगियों की राजधानियों में बेखौफ घूमते हैं, जहां जापानी तकनीक रूसी मिसाइलों में लगती हैं और जो यूक्रेन को जलाती हैं, जहां हॉर्मुज़ बंद होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। यह ईरान और रूस की ताकत नहीं, यह अमेरिका की कमजोरी है, और उस कमजोरी का सबसे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं तेहरान और मॉस्को। देखते रहिए दर्शकों, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल हमारे इस खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।